स्टूडेंट, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय गणित देखेंगे, जो कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आप सभी के लिए दी गई है। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम आज के जो वीडियो है उसमें अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपने इसके पहले पढ़ चुका है कि प्राकृत संख्या जिनको हम गिनते हैं, गिनने वाली संख्या, वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होकर जहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं संख्याओं को, वहाँ तक आपकी प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 2। पूर्ण संख्याओं में हम पढ़ेंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो परवर्ती क्या होता है, हमको एक अंक बाद वाली संख्या को बताता है कि जैसे 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा 2, 2 का परवर्ती 3, 4 का परवर्ती कितना हो जाएगा 5 और 5 का परवर्ती 6। इसी प्रकार 99 का परवर्ती क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और पूर्ववर्ती की बात की जाए तो जैसे 99 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 100 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 99, और 99 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 98। मतलब एक अंक पहले वाला अंक क्या होता है पूर्ववर्ती, और एक अंक बाद वाला अंक होता है परवर्ती, ठीक है। इस प्रकार 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है 0। तो पूर्ण संख्याएं आपकी कहाँ से, पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहाँ से है, आपका 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर आपकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। ये हमने आपको बता चुका है। अगला देखते हैं, उदाहरण दिए गए हैं आपको कुछ पुस्तक में, उन्हें आपको हल करना है। किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1586 है, पुरुषों की संख्या 1609 है और बच्चों की संख्या 823 है। तो आपको गांव की कुल जनसंख्या कितनी है बताना है। तो आप महिलाओं की संख्या 1086 और पुरुषों की संख्या 1609, बच्चों की संख्या 823 को आपको जोड़ना है। तो आप देखेंगे इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 6 9 कितना हो गया आपका 15, और 15 3 हो गया 18, 18 की 8 हासिल का आ गया 1, ठीक है, हासिल का 1, 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 और 0 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 की 1 हासिल का 1, ठीक है। 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 की 0 हासिल की 2, 2 और 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार कुल जनसंख्या गांव की कितनी हो जाएगी 4018। अगला प्रश्न है आपका पहला, एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे व उन्हें रुपये 799 बेच दिया। फल विक्रेता को कितने का फ़ायदा हुआ। तो फल विक्रेता मतलब होता है आपका जो भी फल बेचता है उसकी बात की जा रही है। तो बेचे गए फल कितने रुपए के 799 के, और खरीदे गए फल कितने 650 रुपये के। तो फ़ायदा कितने का हुआ उसको 149, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्ति में कुल कितने पौधे लगाएगी। तो एक पंक्ति में 65 पौधे, तो 125 पंक्तियों में आप 65 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर कितना होगा 8125। आप देखिए एक पंक्ति में अगर कितने पौधे लगा रही है 65, इसी प्रकार 2 पंक्ति में 65, तो आप 125 पंक्तियों में आपको 65 को जोड़ते जाएंगे, या फिर बार बार जोड़ो या फिर उस संख्या से गुणा कर दो जितने बार आपने जोड़ा है, तो आपको वही अंक प्राप्त होता है। ये आपने आओ करो सीखे में सीखा है। तो आप 125 में 65 का गुणा करेंगे, जिससे आपको गुणा में क्या प्राप्त होगा 8125 पौधे, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं 125 पंक्तियों में आप कितने पौधे लगा सकते हैं 65 8125 पौधे लगेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो आपको पता होना चाहिए कि 2405 और 1273 का योग मतलब क्या होता है जोड़ना, ठीक है। और आप इसको जोड़ेंगे तो इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़े तो 8, 0 7 को जोड़े तो 7, 4 2 को जोड़े तो 6, और 2 1 को जोड़े तो 3। अगला बोला है उसने आगे 1003 को जोड़िए। तो योग और जोड़ने दोनों का ही मतलब क्या होता है जोड़ना। तो इसका जो योग आया उसमें आपको 1003 को पुनः जोड़ना है। तो कितना होगा 8 और 3 11 की 1, इकाई का अंक कितना है 11 का 1, और हासिल का 1, हासिल का 1 और 7 जोड़े तो कितना आया 8, और 6 0 जोड़े तो कितना आया 6, 3 1 जोड़े तो कितना आया 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ विकल्पों के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको विकल्प चुनकर बताना है। देखते हैं, पहला विकल्प है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। तो 2 भागित
शून्य, 2 भागित शून्य परिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है 999 का पूर्ववर्ती मतलब पहले की 999 की पहले की संख्या तथा परवर्ती मतलब बाद की संख्या का गुणनफल होता है। तो 999 की पूर्ववर्ती 998 होगा और परवर्ती मतलब कितना होगा आपका 1000। ठीक है, तो आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दशहरा लाख मतलब 9,98,000 आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए देखते हैं, संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो सत्य नहीं है बोला है तो सत्य, हाँ ये सत्य नहीं है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। 1 का पूर्ववर्ती क्या है होता है, शून्य होता है। तो अर्थात आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 1 लाख के में आप कैसे लिखते हैं 1 लाख को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इसके पहले आपके यहाँ पर कितने अंक हैं? 6 अंक, मतलब आपके इसके पहले की जो संख्या होगी 5 अंकों की होगी और 5 बार 9 मतलब आपका कितना हो जाएगा 99,999। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य, और उसका पूर्ववर्ती सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य हो गई और उसका पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल कितना होगा? हमेशा शून्य से किसी भी संख्या गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? शून्य। प्रश्न छठवां है आपका, संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश गणन गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि 1 से लेकर जो संख्याएं प्रारंभ होती हैं इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती क्या है? तो पूर्ववर्ती में आपको क्या करना है, एक अंक पहले की संख्या लिखना है। तो 931 के पहले क्या आता है? 931, मतलब आप 1 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 931। ठीक है, तो इस प्रकार 1932 का पूर्ववर्ती 1931 होगा। अगला प्रश्न है, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख मतलब 1,01,109 का परवर्ती लिखिए। ठीक है, तो संख्या 1,01,109 का परवर्ती आप कैसे निकालेंगे? परवर्ती मीन्स एक अंक बढ़ाकर। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका संख्या बन जाएगी 1,01,110। ठीक है, अतः संख्या 1,01,109 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 1,01,110 हो जाए। अगला प्रश्न है 9वां, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या आपको पूछा है। प्राकृत संख्या मतलब आपका होता है 1, है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1। तो प्राकृत संख्या शून्य आप नहीं ले सकते, तो 1 का कोई प्राकृत संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो आपका हो जाएगा 1। प्रश्न 10वां है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे पूर्ण मतलब जो बड़ी पूर्ण संख्या है कोई नहीं है, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। अगला है प्रश्न 11वां, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या क्या क्या होंगी? 999, 1000 और 1001। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12वां है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम संख्या रेखा में आपको बीच में क्या होता है? शून्य, और आपको यहाँ पर धनात्मक संख्याओं का प्रदर्शन करना है। तो धनात्मक संख्याएं शून्य के इस तरफ सारी क्या होती हैं? धनात्मक संख्या होती हैं दाईं तरफ, और शून्य के बाईं तरफ होती हैं ऋणात्मक संख्या। आपको प्रदर्शन 2 धन 7 5 अर्थात 7 का करना है। तो आप क्या धनात्मक संख्या हैं सारी, तो आप प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर आपकी संख्या कहाँ से प्रारंभ होंगी? 1 2 3 इस प्रकार आप संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे संख्याओं को। आपको 2 में 5 जोड़ना है, तो 2 आप में 2 में टिक करना है और उसमें 5 जोड़ना, मतलब 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 4 5 जोड़े, तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 7। इस प्रकार संख्या रेखा पर 2 धन 5 बराबर 7 प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसी प्रकार 7 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो 7 ऋण 4 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? आपको ये जो 7 में से 4 हम घटाएंगे तो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी।
जो कि कितनी है 3, उसे आपको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो धनात्मक संख्या है, हमें शून्य के बाद दाईं ओर प्रदर्शित करना होगा अंकों को। अंक प्रदर्शित करने के बाद हमने साथ में अपना पेन रखे और उससे कम करना है हमें संख्याओं को। तो हमें इस साइड मतलब शून्य की तरफ हमें जाना होगा, जो कि 1 कम करने पर 6, 7 से 1 कम करे 6, 2 कम करे 3 कम करे और हमें कम करना है 4, अर्थात हम 3 पर पहुंच गए। तो इसका आंसर कितना होगा? धन के 3। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 14, 6 गुणा 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 6 गुणा 3 कितना होता है? 18। आपको ये धनात्मक संख्या है, शून्य से आपको दाईं तरफ आपको सारे ही 18 तक के अंक प्रदर्शित कर देना है संख्या रेखा में। उसके बाद शून्य से आपको क्या करना है? 6 पर आपको देखना है, 6 में आपने क्या करे गुणा करना है 3 का। तो 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, इस प्रकार आप 18 को 6 गुणा 3 का मान प्रदर्शित कर सकते हैं 18 को। ठीक है, अगला प्रश्न है 15, 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होंगी? तो 35 और 50 के बीच पूर्ण संख्या, आपको सारी संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये सारी कितनी 14 संख्याएं हैं जो कि 35 और 50 के बीच होंगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, अतः 35 और 50 के बीच 14 पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार आपका वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अध्याय 2 आज हम पूर्ण करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।